हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेशन। आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके पंजाब मास्टर कार्डर के अंदर अब जो बायोलॉजी आपका मॉड्यूल है उसके अंदर स्पेसिफिकली बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हैं, जस्ट टू एनालाइज कि हमारी जो स्ट्रैटेजी या हमारा जो लेवल रहेगा अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और उस सिलेबाई को कवर करने के लिए, व्हाट विल बी दैट। तो जैसे कि मैं हर बार मेंशन करती हूँ, सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपका एक ऐसा स्टेप है या ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है टू क्लैरिफाई योर एग्जाम, जहां पर आप ये क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह के सवाल जो है वो पिछले साल या पिछले कुछ सालों के अंदर आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पूछे गए हैं। अब जब हम उन एग्जाम्स के अंदर, जब हम क्वेश्चन पेपर के अंदर बेसिकली जब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं तो वी विल गेट टू नो कि हमें किस लेवल तक की तैयारी करनी है एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकता है, और अगर वो 4 से 5 हो या 10 साल के हो तो वो और ज़्यादा क्लियर कर देता है कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है या आपका जो लेवल रहेगा इन डेप्थ वो कितना रहेगा। तो इसी सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और उसके अंदर जब आप टॉपिक देखते हो, ऑब्वियसली जब हम किसी क्वेश्चन को लुक आफ्टर करते हैं या देखते हैं, जब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, किस क्वेश्चन टॉपिक से उस क्वेश्चन को पूछा गया है। सेकंड थिंग इज कि वहां पर हमें ये भी एनालाइज करने में इजी होता है कि उस क्वेश्चन का लेवल या उस टॉपिक का कितना डेप्थ में पूछा गया है या लेवल क्या है उसका, जिसे हम इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट कहते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कि आपको ये पता लग जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो उस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछता है। बट क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से पूछा जाए आगे भी आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो सेम रहे। बट हाँ, एक चीज आपकी क्लैरिफाइड है या इससे क्लियर हो जाती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे एग्जाम के अंदर किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, सेल से मैक्सिमम 4 to 5% क्वेश्चन जो होते हैं वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। फिर आपका सेल डिवीजन आता है, टिश्यू आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां से डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें जो है हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ चीजें हम आज फिर से एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन टू ईच एंड एवरीवन। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं या इसी सेशन के माध्यम से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम लेकर आए आपके लिए पेड इनिशिएटिव्स। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट टीजीटी और योर पीजीटी, या फिर आपके और जो सब्जेक्ट्स हैं, या फिर आपका कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट लाइक नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इन सारी सब्जेक्ट्स के अंदर, इन सारे मॉड्यूल्स के अंदर या इन सारी की सारी आपकी जितनी भी कोर्सेज हैं सब अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पर फर्दर कॉल करके अपनी पूरी जो भी जितनी भी आपको क्वेरीज है रिगार्डिंग टू योर एग्जाम, आप उसको पूछ सकते हैं। हमारे पास हमारा यहाँ पर civilstaffhimachal.com करके आपका एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क ईच एंड एवरी क्वेरी इन डिटेल। ओके, सो एवरीथिंग विल बी एंटरटेन्ड regarding to your exam. So let's start our session. Very first question is, which one of the following is not an abiotic component of an ecosystem? अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हम की टर्म्स निकालेंगे जैसे कि हम हर बार करते हैं, और मैं हर बार हर सेशन के अंदर यही बताती हूँ कि हमेशा आपको क्या करना होता है, एग्जाम के अंदर सबसे पहले की टर्म्स को हाईलाइट कीजिए। की टर्म्स क्या है आपके, कि इसमें से कौन सा जो है वो एबायोटिक कॉम्पोनेंट नहीं है, यानी कि किसका, इकोसिस्टम का। एबायोटिक का मतलब क्या होता है आपका, वो आपके कंपोनेंट्स जो लिविंग नहीं होते हैं, एबायोटिक। और यानी बायोटिक कौन से होते हैं, विच आर लिविंग। और लिविंग कौन से होते हैं, हम बायोलॉजी में लिविंग किसको कहते हैं, एक जनरल सी जो डेफिनेशन है जो हम आप सब फॉलो करते हैं, और वो ये है कि एनीथिंग दैट कैन रिस्पायर इज कॉल्ड एज बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सो ये बन गया आपका बायोटिक। तो ए बायोटिक जो है वो कैसा होगा आपका, जिसके अंदर विच कैन नॉट रिस्पायर, विच डू नॉट रिस्पायर इज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज है विच कैन नॉट रिस्पायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, क्लाइमेट है, वाटर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मिनरल्स है। आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आप इसमें से पहले ये देख लो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट है, यानी कि दे कम्स अंडर दी living categories, hence the answer is C, microorganisms, क्योंकि because all of ये जो microorganisms है they comes under the biotic components, और बाकी तीनों की तीनों क्या है आपके, एबायोटिक है। तो यहां से हम एक चीज समझ आती है कि जो नहीं है एबायोटिक कंपोनेंट वो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द रिन्यूएबल
एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी सोर्स, बट आपको सिर्फ एक चीज फोकस करनी है यहाँ पर, दैट इज रिन्यूएबल, यानी कि कोई एक ऐसा सोर्स जो दोबारा से जनरेट हो सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। री मीन्स अगेन, न्यूएबल मीन्स कि हम उसको दोबारा से लाइफ दे सकते हैं, दोबारा से हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं, ऐसा आपको यहाँ पर सोर्स बताना है। बायोमास, केरोसिन, पेट्रोलियम, कोल। अब आपको देखो यहाँ पर बायो मीन्स लिविंग है, रिन्यूएबल मैक्सिमम चीजें जो होती है दे आर रिलेटेड टू योर बायोटिक कंपोनेंट्स, मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। तो जैसे जियोथर्मल है, ये भी आपका बायोटिक वो उसमें आता है, रिन्यूएबल में आ सकता है, ठीक है, और हाइड्रा वाला आपको रिन्यू में आ सकता है। तो दिस इज यानी कि रिलेटेड टू योर वाटर कंपोनेंट। तो आंसर इज योर ए, दैट इज बायोमास। बायोमास जो है इट इज अ रिन्यूएबल काइंड ऑफ नेचुरल एनर्जी सोर्स। तो ये आपका रिन्यू के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टाइज्ड इन। अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे आ गया एंड आई डोंट नो कि ये चीज़ें बेसिकली ये कौन सी कंट्रीज में कौन सी चीज़ें होती है, मैंने इतनी डेप्थ में चीज़ नहीं की फॉर एग्जाम्पल, बट वर्नलाइजेशन तो मुझे पता है ना, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ये करूंगी कि पहले मैं वर्नलाइजेशन की जो मेरे कंसेप्ट्स है वर्नलाइजेशन से रिलेटेड, मैं उन पे फोकस करूंगी। जैसे कि वर्नलाइजेशन का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस जिसमें कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाती है फॉर द फ्लावरिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस वर्नलाइजेशन का क्या है, कोल्ड टेम्परेचर में किया जाता है, और वो भी क्या, फ्लावरिंग का। तो ये कौन सी कंट्रीज में हो सकता है, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर से रिलेटेड है, दैट इज व्हाई इट विल डेफिनेटली प्रैक्टाइज्ड और प्रैक्टिस्ड इन दी कोल्ड कंट्रीज, क्योंकि वहां पर वर्नलाइजेशन एक अलग तरीके से जरिया है जहां पर आप प्लांट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग कर सकते हैं। हेंस द आंसर इज योर ए, दैट इज कोल्ड कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन आपका एक इकोसिस्टम के अंदर भी हम पढ़ते हैं इसको, पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, कितने हैं आपके, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, जनरल टर्म में समझा रही हूँ। अब इसमें से पॉपुलेशन जब आप देखोगे या पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सेक्स रेशियो यानी मेल और फीमेल का जब हम देखते हैं, यानी फीमेल्स ओवर द मेल में जब हम पॉपुलेशन देखते हैं ना, पर 1000 मेल जब हम करते हैं कि कितनी फीमेल्स जो है वो प्रेजेंट है, हम उसको सेक्स रेशियो कहते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली अगर मेल फीमेल है तो वो पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, यानी कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। फिर आता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है आपका द प्रोसेस जिसके हम लेयरिंग करते हैं किसी चीज की। तो पॉपुलेशन में कोई लेयरिंग नहीं होती है, देयर इज नो हायरार्की काइंड ऑफ, या लेयर स्ट्रैटिफाइड नहीं है पॉपुलेशन, ठीक है। फिर है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और नेटिलिटी रेट। तो दीज आर द रेट्स जो आपके रेशो है जो आपकी डेथ और बर्थ रेट से रिलेटेड है। तो दिस इज योर या फिर आपका दीज टर्म्स, ये रेशोज होती है, मोर्टेलिटी, ठीक है, और ये आपकी ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड टू योर डेथ और बर्थ रेट, ऐसा कुछ आप इसके अंदर हम देखने को मिलता है। यानी कि ये जो जितने भी रेशोज हैं वो हम पॉपुलेशन के अंदर करते हैं, डन। लेकिन एक स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के अंदर होता है पर पॉपुलेशन के अंदर नहीं होता है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑफ बी, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। तो अब नेटिलिटी क्या है, नंबर ऑफ बर्थ। तो मैंने आपसे कहा था कि जो नेटिलिटी है इट इज रिलेटेड टू योर बर्थ्स और मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू योर डेथ रेट्स, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ कितनी है, एज स्ट्रक्चर मैटर करता है ना, कितने से कितने ईयर एज है वो एज स्ट्रक्चर मैटर करता है। लेकिन यहां पर स्ट्रैटिफिकेशन है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, और आपका स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये स्पाशियल अरेंजमेंट होती है पॉपुलेशन की, जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। वहां पर क्या करते हैं आप, ये हम अरेंज करते हैं पॉपुलेशन को। तो अरेंजमेंट ऑफ पॉपुलेशन होती है लेकिन किसके अंदर, बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर। हेंस द आंसर इज बी, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। Next question, plant species with a wide range of genetic distribution। एक plant species है जिसके पास wide range of genetic distribution है, evolve into a local population। तो इसके अंदर जो key term है ना वो local population है, is known as। ऐसी plant species, ठीक है, जिसकी जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व होती है कहां पर, लोकल पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बायोम, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन या इकोटाइप। तो बायोम जो है ना वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है आपके इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, जहां पर आप क्या देखते हो कि वहां पर भी ऑब्वियसली वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी
आप जैसे क्लाइमेट है या कुछ भी है जैसे कि वहाँ पर, या फ्लोरा फौना की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है जैसे, वो भी बहुत अलग होता है एक बायोम के अंदर। जो इकोसिस्टम है, देयर इज इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक, एबायोटिक एंड ह्यूमन एज वेल विद द एनवायरमेंट। पॉपुलेशन जो है वो आपको पता है कि पॉपुलेशन एक नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक एरिया के अंदर या एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर कितने रह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर बोला गया लोकल पॉपुलेशन जो है प्लांट स्पीशी की, वो एक जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इवॉल्व हो रही है एक लोकल पॉपुलेशन के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं? द आंसर इज योर डी, दैट इज इकोटाइप। ठीक है जी। तो इकोटाइप क्या है? लोकल पॉपुलेशन है प्लांट स्पीशी की जो इवॉल्व होती है और अडेप्ट होती है किसी एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज जो है स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ये जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के अंदर जो होते हैं दे सर्वाइव बेसिकली। बायोम एक बायो जियोग्राफिकल यूनिट है। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग, जोग्राफिकल यूनिट है जहां पर आपकी क्या है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। किसके रिस्पॉन्स में? फिजिकल एनवायरनमेंट और रीजनल क्लाइमेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है उनका हैबिटेट। तो जो बायोम है इट्स अ ब्रॉडर टर्म, और ये बेसिकली आपका, हम क्या करते हैं, पूरा एक अर्थ के ऊपर आप बायोम देखते हो या पूरे यूनिवर्स में, जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर ये चीज़ करते हो, तो बायोम जो है वो आपने पूरे वर्ल्ड के अंदर देखते हो कि कितने बायोम्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर जो है आपके अलग अलग तरह के जो एनवायरनमेंट है स्पेसिफिकली विद रिलेटेड टू द क्लाइमेट, और क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पर किस तरह की बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो एग्जिस्ट करती है, दैट बिकम्स द बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 वाइडली नोन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 वाइडली नोन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है हमारे पास, एक जो होता है वो लेस फाइलोजेनेटिक है। ठीक है, कम फाइलोजेनेटिक है, यानी फाइलोजेनेटिक कैसे था? हमने जेनेटिक वेरिएशन जो कैरेक्टर्स पे वेरिएशंस पे देखते हैं हम, यानी एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स, और ज्यादा नेचुरल है। लेस फाइलोजेनेटिक है बट नेचुरल ज्यादा है। इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है? एंगलर प्रैंटल बताते हैं, हचिंसन बताते हैं, बेंथम एंड हुकर बताते हैं, या रेंडल बताते हैं। देखो, अगर आपने 4th ऑप्शन ना कभी सुना हो, शुरू के 3 आपने डेफिनेटली सुने होंगे, पहली बात। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन को वी कॉल इट एज दी लेस फाइलोजेनेटिक एंड मोर नेचुरल। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन दी सीड्स, मोनोकॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन्स और बीच में नेकेड सीड्स। तो वो क्या है? मोर नेचुरल है, लेस फाइलोजेनिक। इसमें एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं बताया गया है। बाकी जो आपके एंगलर प्रैंटल हचिंसन है, ये कैसे है? ये आपके फाइलोजेनेटिक भी है, ठीक है, नेचुरल तो है बट फाइलोजेनेटिक पे भी ज्यादा फोकस करते हैं वो। और जो रेंडल है वो आपका फ्लावरिंग के ऊपर है। जनरल का जो काम है इट इज बेस्ड ऑन दी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये ज्यादातर नेचुरल सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात करता है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमने बात की थी कि, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये सीड प्लांट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ज्यादा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर एंसेस्टर्स के साथ वो उस पर रिजेंबल या उस पर रिलाय नहीं करते हैं। एंगलर और प्रैंटल ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ही जो है डेवलप किया था, एंड दिस वाज आल्सो दी समवेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि ये वाली बुक जो है ये किसने दी है? आंसर वाज एंगलर एंड प्रैंटल। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, डिपेंड्स अपॉन दी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। अब साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन के देखने को इजी होता है बट इट बिकम्स मॉडरेट और डिफिकल्ट अगर हमने कभी उसके बारे में पढ़ा ही ना हो। डन। तो हमेशा जब भी कोई भी जब आप टॉपिक करते हैं, तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर किस चीज से तो प्लांट डाइवर्सिटी से ज्यादा साइंटिस्ट पूछे जाते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम में, जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम स्पेसिफिकली। ठीक है, हचिंसन ने प्रपोज फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। तो अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और रेंडल जो है इट क्लासिफाई दी फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ही क्लासिफाइड दी फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये बन गया आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दी जनरल रिलेशनशिप। देखो कैसा रिलेशनशिप है? जनरल रिलेशनशिप अमंग दी डिफरेंट प्लांट्स। अगर मैं डिफरेंट तरह के प्लांट्स ले लूं और मुझे उनके बीच में सिर्फ जनरल रिलेशनशिप देखना है, मैं कोई उनके बीच में केमिकल्स और इसकी बात नहीं करूँ, जनरल बात करूँ, जनरल टेक्सोनॉमी अगर मुझे देखनी हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो बेस्ट मेथड कौन सा है? साइटोटेक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल, न्यूमेरिकल्स, कीमोटेक्सोनॉमी। अगर आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, दैट इज रिलेटेड टू टेक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से सिंपल सी चीज पूछी गई है, डेफिनेशन से क्वेश्चन आया। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो दिस इज फ्रॉम योर डेफिनेशन वाला पार्ट। ओके, साइटो मीन्स सेल की टेक्सोनॉमी, सेल का वो में जनरल बोला गया है। अब मेरे को जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो जनरल पूछा गया है। अब यहाँ पर साइटो टेक्सोनॉमी का मतलब है सेल से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स, वो भी नहीं होगा। फिर आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, नंबर्स के बेस पर,
अगर मुझे प्लांट स्पीशीज करनी हो दैट विल बी इजी क्योंकि जनरल है, और कीमो टेक्सोनॉमी मींस केमिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स एंड ऑल, बट द राइट आंसर इज सी, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, क्योंकि जनरल कैरेक्टर्स या जनरल रिलेशनशिप अगर मुझे प्लांट्स का कि इतने नंबर है या इतने नंबर है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है, तो मैं जनरल यानी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर आई कैन फाइंड आउट दैट। सो इट्स अ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है वो आपके वेरियस एंजियोस्पर्म्स को पढ़ने में यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा में एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए हैं जहां पर आपके जितने भी एंजियोस्पर्म्स है जो मोस्टली रीड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने इनको यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस किया है। रीजन ये है कि इन एग्जाम्पल्स से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको इस टाइप की स्टडी करनी है तो यूजुअली जो हिस्टोरिकली बैकग्राउंड या मैक्सिममली जो है क्या देखा गया है कि इनके अंदर इस तरह के एंजियोस्पर्म्स में किस तरह की टेक्सोनॉमी को यूज किया जाता है, देन द आंसर विल बी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। डन। अब एक्सपेरिमेंटल जो है उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना रिलेशनशिप, तो इट विल बी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। साइटोटेक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल डाटा यानी कि न्यूक्लियस को बेसिकली टू इवॉल्व दी या एवोल्यूशन के अंदर। कीमो यानी कि ग्लाइकोसाइड्स यानी केमिकल्स जो होते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोजेंस जितने भी आपके ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो क्लासीफाई करने के लिए किया जाता है। अलग अलग टेक्सोनॉमी का अलग अलग जो है वो आपका फंडा होता है, यानी कि वो अलग तरीके से जो होता है उनका एजेंडा बहुत डिफरेंट होता है। तो इसलिए टेक्सोनॉमी के टाइप्स या टेक्सोनॉमी कितने टाइप्स की टेक्सोनॉमी होती है वो करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। नेक्स्ट, among the 5 kingdom systems of classification given by R.H. Whittaker, ठीक है जी, it was into which kingdom would you classify the nitrogen fixing organisms? अब 5 kingdom classifications में से आप नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को किस क्लास के अंदर या किस फाइलम के अंदर या फिर किस किंगडम के अंदर, नॉट फाइलम इट इज किंगडम, किस किंगडम के अंदर आप इसको क्लासिफाई करोगे? अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, कौन से होते हैं? मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं अपना कंसेप्ट कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म बोला गया है मुझे। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली क्या आते हैं आपके? मैक्सिमम एंड 99% क्या होते हैं आपके? बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो किसके अंदर क्लासिफाइड है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, मोनेरा के अंदर। हेंस माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोनेरा। नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो आपके नाइट्रोजन है यानी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है हम उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते। उसे यूज करने के लिए या अगर मुझे नाइट्रोजन को यूज करना है उसके यूटिलाइजेशन के लिए मुझे सबसे पहले मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के अंदर। सो देयर इज अ नाइट्रोजन साइकिल जिसको हम कहते हैं, जहां पर आपकी अमोनिफिकेशन, ठीक है, डी अमोनिफिकेशन होती है। यहाँ पर आपका क्या होता है, जहां पर नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि वो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं आपके नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जहां पर आप बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर यूज ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है। वहां पर बैक्टीरिया को यूज करके हम एक बेसिकली मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को वी कन्वर्ट इट इनटू दी नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। अब उनमें जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर वी यूज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फिर वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं और फिर वो अमीनो आपके जो है फर्दर नाइट्रोजन है इट इज बिंग यूज्ड इनटू द अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो वो क्या है? बेसिकली बैक्टीरिया। फंगस, प्लांटे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांटे आपके ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट दी प्रोटिस्टन प्लांट्स, और लास्ट है आपका फंजाई। फंजाई जो होता है फंगस, बेसिकली इसके अंदर आपके एडिबल मशरूम्स जो होते हैं वो आपके फंजाई के अंदर आते हैं। और ज्यादातर फंगस जो होते हैं दे एक्चुअली हेल्पफुल इनटू जैसे लाइकन्स है, माइकोराइजे हैं, दे यूजुअली पार्टिसिपेट्स इनटू दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएटेड या सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो आपके क्या करते हैं वहां पर हेल्पफुल होते हैं। तो फंजाई जो है वो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ज्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस इज कॉल्ड एज। एस्परजिलस के अंदर फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स आपके होंगे, फ्रूटिंग बॉडी वो कौन सी होगी? ये ना जनरल क्लासिफिकेशन है। किंगडम फंजाई के अंदर आपकी चार जो आप क्लासेस पढ़ते हैं फंगस की, दैट इज
ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये जो फाइकोमाइसिटीज, ये आपकी 4 क्लासेस हैं किसके अंदर, किंगडम फंजाई के अंदर। वहां पर आप एक एक क्लास के अंदर जब एग्जाम्पल्स करते हो, एग्जाम्पल के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि ये किसकी फ्रूटिंग बॉडी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करूं तो ये बैक काउंटिंग से पूछा गया है, मतलब एग्जाम्पल को लेकर फिर आपसे आपकी क्या पूछी गई है, फंगस की बेसिकली वो चीज पूछी गई कि कौन सा होता है। आंसर इज योर डी, दैट इज क्लिस्टोथीसियम, ठीक है। एज पर जीनस की जो क्लास है, सॉरी फ्रूटिंग बॉडी है, वो आपकी क्लिस्टोथीसियम है। अब क्लिस्टोथीसियम क्या होता है, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जो आपके स्पोर्स कंटेन करता है इनर वॉल के अंदर, ठीक है। तो ये स्फेरिकल फ्रूटिंग बॉडी होती है बेसिकली जो आपकी फंगस के अंदर होती है, एंड इट कंटेन्स दी सेक्सुअल स्पोर्स जिनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इनके अंदर किस तरह के स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। फिर एपोथीसियम भी था नेक्स्ट हमारा। एपोथीसियम भी फ्रूटिंग बॉडी है लेकिन वो किसके अंदर होता है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर होता है, ठीक है। डाइवर्स ग्रुप ऑफ फंगस है, ये सॉस्टर शेप्ड होता है या कप शेप्ड है जो कि आपका ओपन होता है। तो बेसिकली वो कहां होता है, कौन से स्पीशीज के अंदर होता है एपोथीसियम, जो स्पीशीज कैसी होती है, पैरासिटिक इन नेचर होती है या सैप्रोफिटिक। देखो पैरासिटिक के अंदर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट। तो स्पोरोफिटिक का मतलब होता है, सॉरी सैप्रोफिटिक का मतलब होता है दैट फीड्स ऑन डेड एंड डिके मैटर, ठीक है। तो वहां पर जो आपके होंगे ऑर्गेनिज्म, वहां पर एपोथीसियम का ज्यादा काम होता है। हाइपैंथोडियम जो है वो एक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है एक तरह से, जहां पर अरेंजमेंट होती है आपकी फ्लावर्स की, जहां फ्लावर्स जो होते हैं दे आर एनक्लोज्ड इन अ कैविटी, ओके। तो बहुत सारे जीनस जो है आपके फिकस के अंदर भी पाए जाते हैं, बनियान, पीपल, ठीक है, और फिग, इनके अंदर आपकी हाइपैंथोडियम एक इन्फ्लोरेसेंस भी होती है जो कि फाइंड आउट जो कि पाई जाती है। पेरिथीसियम जो है एक हॉलो फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोमाइसिटीज फंजाई हॉलो फ्रूटिंग बॉडी है, डन। और यहाँ पेरिथीसिया जो होते हैं उनको हम एस्कोमा भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज योर क्लिस्टोथीसियम, डन, ओके। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वायरल जीनोम जो है इज एनवेलप्ड इन अ प्रोटीन कोट नोन एज। देखो वायरल जीनोम का मतलब है जो वायरस का जीनोम होता है। कौन सा होता है वायरस का जीनोम, आरएनए या डीएनए, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब पूछा गया है कि वो जो भी जीनोम है, जो भी जीनोम होता है वायरस का, जो कि आप मुझे बताएंगे वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके, सो दैट मुझे पता चले कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द जर्नी यानी कि थ्रू आउट द पूरे सेशन में दे आर प्रेजेंट एंड दे आर वेरी मच एक्टिव एज वेल, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि जो वायरल जीनोम होता है, जो भी जीनोम होता है, जो कि मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप बताओगे कि इसके अंदर वायरल जीनोम जो होता है वायरस के अंदर वो कौन सा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रोटीन कोट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड, आउटर एनवेलप, कैप्सोमियर या न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो देखो जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो वो डीएनए होता है या वो आरएनए होता है, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर कैप्सोमियर है, फिर आउटर एनवेलप है, फिर कैप्सिड है। अब इससे ज्यादा बताऊंगी तो फिर आप फाइंड आउट कैसे करोगे। तो यहाँ पर कैप्सिड और कैप्सोमियर, आउटर एनवेलप जो बाहर वाला एनवेलप होता है तो उसको हम आउटर एनवेलप नहीं, वी एक्चुअली गिव इट अ नेम। तो या तो वो कैप्सिड है या फिर वो कैप्सोमियर्स हैं। कैप्सोमियर्स बेसिकली यूनिट्स होती हैं आपकी। सो द करेक्ट आंसर इज कैप्सिड। जो कैप्सोमियर है आपका वो क्या है, एक कैप्सिड जो है वो एक सब यूनिट से बना होता है। यूनिट जिसमें मैंने कहा था कि यूनिट्स होती हैं, तो कैप्सोमियर्स जो हैं वो कैप्सिड बनाती है और ये आपकी क्या, और जो प्रोटेक्ट करती है आपके वायरस के जीनोम को, whether it is DNA और RNA। तो कैप्सिड प्रोटेक्ट्स द वायरस जेनेटिक मटेरियल थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासोसी एक नेम है जो कि दिया गया है एक एल्गी के नाम के बाद, जिसका नाम है सरगासम। सरगासम, अब ये जो एल्गी है ये इसमें से किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी सरगासम जो है वो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है या फिर ग्रीन एल्गी है। अब देखो अगर मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन फाइंड आउट, मतलब एक ऑप्शन को डिलीट भी करना है एलिमिनेशन में, तो सबसे पहले मैं ये वाला डिलीट कर दूँ। ब्लू ग्रीन एल्गी को वी कॉल इट एज साइनोबैक्टीरिया, तो ये तो नहीं है। मुझे एल्गी पूछा गया है तो ये तो आंसर नहीं होगा। रेड, ब्राउन, ग्रीन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है जिसके अंदर सरगासम जो है इट इज बीइंग क्लासिफाइड या ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो आंसर इज योर C, that is
ब्राउन एल्गी। सरगैसम सी जो है इट इज अ सीवीड या मैक्रोफाज जो बिलोंग करता है आपका फियोफाइसी से, यानी कि ब्राउन एल्गी से। इसको हम गल्फ वीड या सी होली भी कहते हैं। और ये फ्री फ्लोटिंग सीवीड है आपका, जिसके अंदर यूनिक फॉर्म क्या है आपके फ्लोटिंग इकोसिस्टम पे ये करते हैं ओपन ओशियंस के अंदर। इनका मेन फंक्शन होता है फूड, रिफ्यूज और ब्रीडिंग के टाइम पीरियड पर, ये आपके इस टाइम पीरियड पर ये एल्गी जो होते हैं दे आर मोर अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम्स। और कौन से ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि आपके मरीन एनिमल्स जैसे टर्टल्स, क्रैब्स, श्रिम्प, फिश एंड सी बर्ड्स। तो जनरल इन्फॉर्मेशन है जहां पर आप ये भी देख सकते हो कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेसिकली इस एल्गी से क्या करते हैं, अपना प्रिविलेज लेते हैं या फिर अपना काम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, एट विच पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऐसी कौन सी पर्टिकुलर स्टेज पूछी है डेवलपमेंट की, किसके अंदर, मॉसिस के अंदर, जहां पर मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस। अगर आपको ये चीज पता ना चले तो सबसे पहले तो ये देखो मॉसिस जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा ये रहता है कि जो मियोसिस होती है वो कहां पर होती है। पहले मॉसिस किसका एग्जाम्पल है, दूसरा जो आपकी मियोसिस डिवीजन है वो कहां पर टेक प्लेस करती है। तो अगर हमने देखा हो तो जो मियोसिस है इट यूजुअली टेक्स प्लेस इनटू दी, कहां पर होती है, ये सेल डिवीजन का पार्ट है ना, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज पता होगी एंड इट्स वेरी बेसिक। ठीक है, नहीं भी पता होती तो लेट्स डिस्कस। जो माइटोसिस होती है ये आपकी होती है, इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। वाई वी कॉल इट एज इक्वेशनल, क्योंकि इसके अंदर जो आपके आगे गैमीट्स बनते हैं दे आर ऑफ इक्वल नंबर। तो जो क्रोमोसोम नंबर होता है डॉटर सेल का इट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर, क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल। व्हेन वी टॉक अबाउट द मियोसिस, जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो द क्रोमोसोम नंबर जो होता है इट बिकम्स हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। और ये बेसिकली किसमें हेल्पफुल होते हैं, इनटू द जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म और एग। यानी कि प्लांट्स के अंदर भी ये जो मियोसिस है ये क्या बनाएगी, गैमीट्स बनाएगी, जो कि फर्दर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होगी। तो यानी कि यहां पर आप गैमीट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एंथ्रीडिया आर्केगोनियम फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन, देखो एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया तो बहुत ही ज्यादा वो हो गया, स्पोर्स बनते हैं इसमें या क्या बनता है। तो पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में इन द हिस्ट्री ऑफ मॉसिस के अंदर जो होता है, जब मियोसिस डिवीजन होती है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, स्पोर की फॉर्मेशन होती है। दीज स्पोर्स आर बेसिकली हैप्लॉइड, फिर ये बाद में जो है गैमीट्स पे बदलते हैं और वहां पर जो स्पोरोफाइट फेज होता है वो जो डिप्लॉयड, वहां पर ये डिप्लॉयड बन जाते हैं जहां पर मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज विद ईच अदर, और वहां पर फिर आपकी क्या होती है, देयर विल बी दी फर्टिलाइजेशन। तो मॉसिस के अंदर मियोसिस जो होती है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। एंड वी स्पोरोफाइट का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम स्पोरेंजे कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पोरेंजे प्रोड्यूस करता है स्पोर्स बाय मियोसिस। तो फॉर दी स्पोर्ट्स प्रोडक्शन में या फॉर्मेशन में हमारा जो आपका डेवलपमेंट है मॉसिस के अंदर, वहां पर मियोसिस आपकी होती है। ये स्पोर्स जैसे मैंने आपसे कहा था कि दे आर हैप्लॉइड और फिर वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के अंदर ही ग्रो करते हैं। स्पोर्स फिर डिसअपियर हो जाएंगे, सॉरी डिस्पर्स हो जाएंगे विंड और वाटर के थ्रू और नए गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। फिर ये वहां जाकर स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है आपकी मॉसिस की वो डिप्लॉयड होती है जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर बनाते हैं एक जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज मेंटेन्ड इन इंडिया एट, इंडिया के अंदर जर्म प्लाज्म कलेक्शन जैसे कि सीड बैंक्स, कोई भी जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है सीड बैंक्स आपके, ठीक है, सीड्स भी हो सकते हैं, तो उनके अंदर जो है इसका जो कलेक्शन है इसका हेडक्वार्टर यानी सॉरी इट इज मेंटेन्ड इन इंडिया। कहां पर मेंटेन किया जाता है, तो अगर मैं CPRI देखूं तो रिलेटेड टू योर पोटैटो, CRRI रिलेटेड टू योर राइस, तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। ठीक है, ये राइस से रिलेटेड है, ये पोटैटो से रिलेटेड है, आंसर इज योर NBPGR यानी ऑप्शन नंबर A, दैट इज रिलेटेड टू द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, इट वाज एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड बाय द ICAR। ठीक है, तो वो ये है आपकी हाइब्रिडाइजेशन वर्किंग पोटैटो, लार्जेस्ट पेडी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जर्म प्लाज्म जो है किस वे में, सीड बैंक्स, बोटानिकल गार्डन या क्रायो प्रिजर्वेशंस, इन सबको मेंटेन किया जाता है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, एक हैप्लॉइड कल्चर के अंदर, एक हैप्लॉइड कल्चर है यानी N, ठीक है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होती है बिना न्यूक्लियर डिवीजन के, न्यूक्लियस के डिवीजन के। एक हैप्लॉइड कल्चर के अंदर जब क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज जब उसकी बनती है, यूमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, क्लोनिंग या हाइब्रिडाइजेशन। So the correct answer of this question is B, that is endomitosis। इसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड कल्चर होता है जहां पर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है बिना न्यूक्लियर डिवीजन के। तो यूमाइटोसिस क्या है, ये भी आपकी माइटोसिस की तरह है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है
प्रोमेटाफेज के टाइम पीरियड पर। तो ये तो नहीं होगा। और एंडोमाइटोसिस मैंने आपको बता दिया है। क्लोनिंग का मतलब होता है जब हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज या एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बनाते हैं, वी कॉल इट एज क्लोन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब हम किसी के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लेते हैं, कंबाइनिंग 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या आप ये ऑर्बिटल्स यानी इसको भी ले सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम क्या ले सकते हैं, हाइब्रिड अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो हाइब्रिड जो होता है दैट इज इनटू दी 2 या 2 से ज्यादा, जब हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को मैच करते हैं, ठीक है, कि मुझे ए और बी, ए के कुछ कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं स्पीशीज के और बी के भी कुछ अच्छे लग रहे हैं, तो मैं उनसे सी प्रोडक्ट बनाऊंगी जिसके अंदर ए वाले कैरेक्टर्स भी होंगे और बी वाले भी होंगे। दैट इज कॉल्ड एज दी हाइब्रिडाइजेशन। सो इट्स अ प्रोसेस टू फॉर्म दी हाइब्रिड क्वालिटी, और हाइब्रिड तरह का हम उसमें स्पीशी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, conformation of DNA transformation in rDNA technology can be done with the help of, किसकी हेल्प से कन्फर्मेशन करते हैं हम डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की, जब rDNA की, rDNA का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये किसकी हेल्प से किया जा सकता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, पेज या पीसीआर। करेक्ट आंसर डीएनए के लिए स्पेसिफिकली होती है आपकी सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो डीएनए के लिए स्पेसिफिकली सदर्न ब्लॉटिंग होती है, जहां पर आप डिटेक्ट करते हो प्रेजेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस किसी भी मिक्सचर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इसके अंदर हम साइज ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को भी एनालाइज कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो ये लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि बेसिकली स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए की जाती है, वो भी कहां पर, स्पेसिफिकली ना ब्लड, जैसे कोई ब्लड के अंदर कोई प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है या फिर आपका ग्लोब्यूलिन है या फिब्रिनोजन है, किसी के लिए भी आप क्या करोगे, ब्लड या टिश्यू के अंदर सैंपल्स अगर हमें देखने हैं तो मैं वहां पर देखूंगी, और ये इम्यूनो ब्लॉटिंग भी हम इसको कहते हैं। पेज एक ऐसी टेक्निक है जो सेपरेट करती है बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स की, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स, उनके इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बेस पर हम क्या करते हैं, अगर मुझे प्रोटीन्स को सेपरेट करना हो, बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, अगर मुझे उसको सेपरेट करना होगा किसी मिक्सचर से, तो आई विल फॉलो दी पेज। ओके, तो ये भी आपकी एक टेक्निक है। नेक्स्ट पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं। तो एक टेक्निक है जिसके अंदर मिलियंस टू बिलियंस कॉपीज जो होती है एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट की बन जाती है। तो जैसे आपका RT-PCR एक करंट अफेयर भी है बहुत जगह, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर वी यूजुअली टॉक अबाउट दी डीएनए या फिर ऐसा कोई भी जीनोम, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, जिसको फिर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम रन करवाते हैं उसको किसी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या किसी और या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू जब हम देखते हैं, तो वहां पर हमें उसकी परसेंटेज या हमें उसका पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो दिखता है। और पीसीआर के अंदर जब हम उसको करते हैं तो पीसीआर में हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो दिखते हैं, डीएनए, आरएनए, कोई भी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा उसके फ्रेगमेंट्स जब दिखेंगे तो वहां से हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है, आरएनए है, फिर हम स्पेसिफिकली उसको स्टेन करते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो ये हम पीसीआर के अंदर करते हैं, जब हम इसको करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, तो ये हम सारी चीजें करेंगे जेनेटिक्स के अंदर। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड, ठीक है, हर एक चीज जो होती है वो एक्सप्लेन की जाती है जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो उसी पर्पज से आपको ये चीजें जो है वो फॉलो भी करनी है, ठीक है जी। सो इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके PYQs वो आपको समझ आ रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, जेनेटिक्स से कौन सा क्वेश्चन है, सेल से कौन सा क्वेश्चन है, प्लांट और एनिमल टिश्यूज से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स जो हैं उनसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ताकि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आपके पास एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता हो कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को आपको ज्यादा करने की जरूरत है। जैसे कि मैं आपको पहले बता देती हूँ एडवांस, प्लांट और एनिमल किंगडम जो है उसकी जो क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिकली, वहां से आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, वही ऐसे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ज्यादा फोकस उन पे कीजिए, बाकी के लिए बाकी भी है बट उन पे ज्यादा फोकस, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। डन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।